दोस्तों, गरीबी से संबंधित ये हमारा 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने दुनिया भर में गरीबी का जो मूल्यांकन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, जो उसकी गणना की जाती है, उसको हमने देख लिया। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत में गरीबी का जो एस्टिमेशन किया गया, शुरुआत से लेकर अभी तक, पुरानी जो कमेटियाँ बनती रहीं वहाँ से लेकर अभी तक कैसा कैसा किया जाता रहा, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए, भारत में गरीबी व्यय का जो मूल्यांकन है वो हमेशा उपभोग व्यय के अनुसार होता रहा है। कि मतलब कि कोई कितना कंज्यूम कर रहा है उसके आधार पर गरीबी का मूल्यांकन भारत में होता रहा, गरीबी का एस्टिमेशन भारत में होता रहा है। मतलब कि जो भी आधारभूत चीज़ें हैं, अगर उनका मैं सही से उपभोग जो है कर पा रहा, उनको सही से खरीद पा रहा, तो मैं गरीब नहीं हूँ। और अगर उनको सही से खरीद नहीं पा रहा तो मैं गरीब हूँ। खरीदने की क्षमता के आधार पर ही गरीबी का मूल्यांकन होता रहा है भारत में। इन्हीं को विभिन्न समितियों ने अपने अपने हिसाब से बताया कि उसका अगर कंजम्पशन की एक लेवल तक है जो उन्होंने डिसाइड किया तो वो गरीब नहीं है। अगर उस कंजम्पशन को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा वो आदमी, तो वो गरीब की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें सबसे पहली जो समिति बनी दोस्तों, वीके अलग कमेटी बनी। क्या नाम है इसका? वीके अलग कमेटी बनी 1979 में। इसने ये बताया, इसने गरीबी को जो मापने का पैमाना ये बताया भारत में कि रूरल एरिया में अगर कोई व्यक्ति 24 किलो कैलोरी दिन भर में अगर प्राप्त कर लेता है, मतलब कंज्यूम कर लेता है, और अर्बन एरिया में 2100 किलो कैलोरी अगर कंज्यूम कर लेता है, तो वो गरीब की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर इतना भी संसाधन उसके पास नहीं है कि वो 2400 किलो कैलोरी का जुगाड़ कर पाए, या तो मार्केट से खरीद ले, कहीं से खरीद ले, दाल चावल जो भी खरीद ले, अगर वो 2400 किलो कैलोरी के बराबर की मात्रा खरीद लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है, तो वह गरीब की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर इतना भी नहीं कर पाता तो वो गरीब की कैटेगरी में आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि वीके अलग समिति ने जो अपना पैमाना बनाया गरीबी को मापने का, वो कैलोरी को आधार बना के बनाया कि अगर कोई रूरल एरिया में 2400 किलो कैलोरी, 2400 केजी कैलोरी अगर प्राप्त कर लेता है, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी का अगर उपभोग कर लेता है, तो वो गरीब की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर इतना भी नहीं कर पाता तो वो गरीब की कैटेगरी में आएगा। 40 साल पुराना कॉन्सेप्ट है दोस्तों, 1979 में आया था। उस हिसाब से आप देखना। ऐसे तो आजकल अगर आप एक आधा दर्जन केले खा लेते हैं तो उसमें 2400 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उस तब के हिसाब से देखना है कि इस कमेटी ने ये बताया था। कितना सही है कितना नहीं है तो उसको मूल्यांकन भी हम करेंगे बाद में आगे, मतलब कि इसके वीडियो के लास्ट में। अब देखिए, दूसरी जो कमेटी बनी उदारीकरण के बाद, अभी 1979 में बनी। अब उदारीकरण जब 1991-92 में हो गया, उसके बाद एक कमेटी बनी लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला जो कमेटी थी, इसने क्या किया कि भारत में जो गरीबी इसके दिमाग में क्या था कि भारत में इतने विभिन्न प्रकार की गरीबी है कि हर 100 किलोमीटर पे गरीबी का नेचर चेंज हो जाता है। ज़्यादा गरीबी हो जाती है, कम गरीबी हो जाती है। मतलब भारत इतना डाइवर्स है कि एक पैमाना बना के आप पूरे भारत को एक ही लेवल पे नहीं नाप सकते। भारत में रीजनल जो इनइक्वालिटी है, जो प्रांतीय असमानता है, जो क्षेत्रीय असमानता है, उस मतलब कि जो स्टेट के हिसाब से जो असमानता है, कोई स्टेट इकोनॉमी में, अपनी ज्योग्राफी में, अपनी आवश्यकता में इतना कोई कमज़ोर है, कोई ठीक ठाक है। तो आप कम से कम इसको भी तो पैमाना बनाओ। आपने पूरे भारत को एक ही पैमाने में लाद दिया कि जो 2400 किलो कैलोरी, 2100 कैलोरी अगर प्राप्त कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। तो क्या पूरे भारत में इस तरीके का जो पैमाना पूरे भारत में लागू होना चाहिए? अगर भारत में अगर ये लागू होगा तो महाराष्ट्र जो अमीर राज्य है वहाँ का पैमाना थोड़ा दूसरा होगा। बिहार जो एकदम गरीब राज्य है, यूपी गरीब राज्य है, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, इस तरह के जो गरीब राज्य, जो बीमारू प्रदेश हैं, क्या उसमें ये पैमाना फिट बैठता है? तो इसी को लेकर लकड़वाला समिति जो 1993 में बनाई गई, तो इसने ये बताया कि ये जो वीके अलग कमेटी, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर दी है कि पूरे भारत में मतलब कि एक ही लेवल की चीज़ें बनाई जाए और उसी पे डिसाइड किया जाए। लकड़वाला समिति ने थोड़ा सा रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लिया कि भाई स्टेट की स्पेसिफिक तो बनाओ, एक लाइन जो बनाओ वो स्टेट के स्पेसिफिक हो, मतलब स्टेट के हिसाब से हो। कोई राष्ट्र ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है, उसको भी तो ध्यान में रखो। तो इस समिति ने क्या बताया कि लकड़वाला जो वीके अलग समिति है, ये तो ठीक है, इसको सही पाया इसने। लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रदर्शित किया इसने कि राष्ट्रीय स्तर की जो आप पॉवर्टी लाइन बना रहे हो, एक 2100 कैलोरी की, 2400 कैलोरी की, तो उसके साथ साथ एक स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन भी बनाओ और दोनों को कंबाइंड करके फिर गरीबी को नए तरीके से देखो। तो ये किसने बताया? लकड़वाला समिति ने बताया।
आगे समिति हम देखते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति आई, इसी को मतलब कि डिबेट जब यही सामने आई कि भाई अब तो स्टेट स्पीक बना लो, लेकिन इसमें भी कैसे मापोगे कि बिहार में कितनी गरीबी है, यूपी में कितनी गरीबी है, उड़ीसा में कितनी गरीबी है, इस चीज़ में भी डिबेट सामने आने लगी। तब सामने आई कमेटी एक जो सुरेश तेंदुलकर समिति कही जाती है। इस समिति ने क्या कहा कि आप जो गरीबी का मूल्यांकन गरीबी रेखा के आधार पर, कैलोरी के आधार पर कर रहे हो, वो सही मापन नहीं हो पा रहा है, वो सही रणनीति नहीं है। इसको तो जो आप कर रहे हो, इसके साथ साथ आदमी पूरे मंथ में कितना व्यय कर रहा है, आपने कैलोरी कितना कंज्यूम करा, क्या वही खाना ही केवल गरीबी का मापन है? भाई उसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं, हेल्थ है, एजुकेशन है, क्या ये इसको आपने शामिल किया? और जब आपने शामिल ही नहीं किया तो आप उसकी गरीबी का मूल्यांकन सिर्फ खाने के आधार पर कर रहे हैं, तो ये सही गरीबी का आकलन थोड़ी ना हुआ। तो इसी को सुरेश तेंदुलकर ने इसको आधार बनाया और फिर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि आप गरीबी का मूल्यांकन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के आधार पर करो, कि कोई परिवार, कोई व्यक्ति महीने में कितना खर्चा करता है उसके आधार पर करो, कि वो मतलब कि कैलोरी को तो बेस इन्होंने, कैलोरी तो माना इन्होंने, लेकिन साथ साथ उन्होंने आधारभूत जो ज़रूरतें होती हैं हेल्थ एजुकेशन की, उसको भी माना। और फिर सबको कैलकुलेट करके ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में अगर 816 रुपये मंथली अगर खर्च कर पाता है, उसका एक्सपेंडिचर अगर मतलब कि रूरल एरिया में 816 रुपये है और अर्बन एरिया में 1000 रुपये मंथली खर्च कर पाता है, अगर इसको दिन में के हिसाब से कैलकुलेट करें कितना होगा रूरल एरिया में, 27 रुपये पर दिन, 27 रुपये पर दिन पर व्यक्ति, और ये कितना होगा 33 रुपये पर व्यक्ति पर दिन। अगर इतना खर्चा हो पाता है तो इसको हम कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर है। तो तेंदुलकर समिति ने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को बेस बनाया। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण या उन्मूलन सही रणनीति नहीं है। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति मासिक व्यय भी जो होता है उसको भी देखना चाहिए कि वो इसमें मतलब कि आधारभूत जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको भी शामिल करना चाहिए, जिससे हेल्थ की, एजुकेशन की, और ये सब काउंट करके उन्होंने देखा कि अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये अपने खाने में, अपने हेल्थ में, अपने एजुकेशन में खर्च कर पाता है महीने में, तो वो मतलब कि गरीब नहीं है। अगर नहीं कर पाता तो वो गरीब है। तो इनको भी देखेंगे कि 27 रुपये खर्च करने पे पर दिन के हिसाब से कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर आ जाता है, 27 से 28 खर्च कर लेगा। तो ये सब इन समितियों की आलोचनाएँ हैं। अभी हम और आगे देखेंगे। अब देखिए 2012 में देखते हैं दोस्तों, देखिए 2005 से 2012 के दौरान भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो भारत की जीडीपी भी बढ़ी। तो जब जीडीपी बढ़ी और तो जो भारत के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके बीच में चर्चा का विषय बना कि क्या आप गरीबी का जो मूल्यांकन कर रहे हैं और दुनिया भर में जो गरीबी नापी जा रही, क्या उसमें कुछ समानता है? आप जो नाप रहे हैं, दुनिया में जो नापी जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और तेंदुलकर समिति ने नापा, उसने हेल्थ और एजुकेशन को वरीयता तो दी, लेकिन फिर भी अभी वो नाकाफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि सही ढंग से वो भी गरीबी को नहीं नाप पाएगी। तो फिर डॉक्टर C.R. रंगराजन की अध्यक्षता में डॉक्टर C. रंगराजन पैनल 2012 में ये गठित हुआ। इसने क्या कहा कि इसने कहा कि आप जो मान रहे हैं मंथली पर कैपिटा इनकम को, एक्सपेंडिचर को, इसको तो कंटिन्यू करो। जो तेंदुलकर समिति ने कहा कि मंथली पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है कितना बताया था, रूरल एरिया में 816 रुपये और अर्बन एरिया में 1000 रुपये, तो वो तो सही है, वो तो ठीक है। लेकिन आप ये जो कैलोरी को बना रहे हो, ये जो बेस बना रहे हो, इसको कैलोरी को बेस इस तरीके से मत बनाओ। उसमें बहुत सारे जो बहुआयामी तत्व हैं उनको शामिल करो। बहुआयामी तत्व में क्या क्या चीज़ जरूरी है, जैसे आवास हो गया, खाद्यान्न पदार्थ हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा एवं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रचुरता। अगर उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, देखिए आजकल है क्या, या मतलब उस दौरान भी 2012 में जब पैनल आया, तो जो भारत के राज्य हैं, भारत के जो भी राज्य हैं, आप देखो कि इधर मतलब कि पूरे जहाँ पे चावल होता है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच स्टेट है, बहुत सारे हैं यहाँ भारत में, सारे जगह पे यहाँ पे जो मतलब कि पोषक तत्व चाहिए, जो उनको एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब से, फैट से, मतलब चावल से, गेहूं से, वो तो मिल ही जा रही है। तो इस हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे कैलोरी को, तो इस हिसाब से तो कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि चावल का, आटे का जुगाड़ तो सबका हो चुका है।
तो मेन यहाँ पे जो उन्होंने डिसाइड किया कि जो कैलोरी है उसमें इस तरीके से देखो कि वो प्रोटीन बेस्ड कैलोरी है कि कार्ब्स के आधार पर कैलोरी है, क्योंकि कैलोरी जो होता है एनर्जी, मतलब कि एक तरीके से एनर्जी का पैकेट है, वो तो सब चीज़ से मिल जाता है। तो इन्होंने ये बनाया कि आप बेस इसको भी बनाओ और इसको भी बनाओ, मतलब प्रोटीन भी मिले, और कैलोरी को जब बेस बनाओ तो उसमें भी एक तरफा तरीके से मत लागू कर दो, उसमें भी देखो एज को काउंट करो और जेंडर को काउंट करो। एज का मतलब है कि कोई बच्चा है तो उसको कैलोरी की मात्रा अलग रखो, कोई पुरुष है जो काम करने वाला वो उसके मतलब कि कैलोरी की मात्रा अलग हो, कोई वृद्ध है उसकी कैलोरी की मात्रा अलग हो। जेंडर जो महिलाएं हैं अब उनको एनीमिया का शिकार रहती हैं, प्रसव के दौरान बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, तो उसको प्रोटीन युक्त डाइट दिया जाए, तो उसको ध्यान रखो। अगर ये सब चीज़ की पूर्ति नहीं हो पा रही तब बताओ आपकी गरीबी है कि नहीं है। तो इस हिसाब से इन्होंने बहुआयामी तत्वों को, दुनिया भर में जब बहुआयामी तत्वों को काउंट किया जा रहा तब उसी के हिसाब से भारत में भी बहुआयामी तत्वों को काउंट किया जाए, कैलोरी को भी काउंट किया जाए, लेकिन उसको इस हिसाब से कैलोरी काउंट किया जाए। प्रोटीनियस जो कैलोरी है उसको बेस बनाया जाए, आवास को, खाद्यान्न पदार्थ को, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ को बेस बनाओ, तब गरीबी को काउंट करो। अभी हमारे यहाँ पे यही चल रहा। अब आप देखो कि हमारा आर्टिकल जो 47 है, राइट टू न्यूट्रिशन है, अगर वो ये सब चीज़ें होती हैं तब वो परिपूर्ण हो पाएगा जो हमारा DPSP है, और जो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू फूड है वो भी परिपूर्ण हो पाएगा अगर ये चीज़ें सही से लागू हो पाती हैं, तो अगर इस आधार पे काउंट किया जाता है तो इससे होगा क्या, जब इतने चीज़ों को आप गरीबी के अंतर्गत रख लोगे कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तब वो गरीब कहलाएगा, तो आप खुद बताओ कि गरीबों की जो संख्या है इस हिसाब से बढ़ेगी कि घटेगी। इस हिसाब से गरीबी की संख्या जो तेंदुलकर समिति की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसी आधार पर लोगों ने सरकार की आलोचना की कि भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है, जबकि हुआ क्या, उन्होंने बहुत सारे तत्वों को अपने अंतर्गत रखा और उसके हिसाब से फिर गरीबी को काउंट किया, और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू निकाली उन्होंने ये बताया कि अगर जो रूरल एरिया है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, अगर कोई व्यक्ति 972 रुपये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, अगर 972 रुपये कोई व्यक्ति एक महीने में खर्चा कर लेता है या उसके वैल्यू के बराबर अगर कंज्यूम कर पाता है, अपनी सुविधाओं का उपभोग कर पाता है 972 रुपये, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और इसी तरह अर्बन में 1407 रुपये कर पाता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इसमें अगर पर डे के हिसाब से निकाल तो ये 32 रुपये, अगर कोई व्यक्ति पर दिन डेली 32 रुपये अगर खर्चा कर लेता है अपने ऊपर, और जो अर्बन एरिया में 47 रुपये अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा कर लेता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो ये किस पैनल की रिकमेंडेशन थी? डॉक्टर CR रंगराजन पैनल की चीज़ें थी। अब देखते हैं कुछ और समितियाँ बनाई गई इसके बाद, जब भारत का जो मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहा तो कुछ और समितियाँ इसको लेके बनाई जाती रही गरीबी को लेकर, तो अब उनके विषय में भी देख लेते हैं। कुछ और जो महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई दोस्तों, जिनको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, अप्रत्यक्ष तरीके से थोड़ी बहुत लागू हुई, उनको भी जान लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनी, ये कमेटी जो है ये इस बात को निर्धारित कर रही थी कि भारत का जो श्रम बाजार है, जो उसका लेबर मार्केट का मतलब है जो 15 से 59 वर्ष एज ग्रुप के लोग हैं जो कार्य करते हैं, वो 59 वर्ष से मतलब 15 से 59 वर्ष के लोग हैं जिनको कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है, लेबर जनसंख्या बोला जाता है, लेबर मार्केट की जनसंख्या बोला जाता है। तो उन्होंने ये कहा अर्जुन सेन गुप्ता ने कि भारत में 77% जो कार्यशील लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब भारत का 3/4 लोग अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपका टारगेट ये कैलोरी, मंथली एक्सपेंडिचर, इन सब से हट के ये होना चाहिए। उन सबको तो आप ठीक है लागू करो जो मतलब कि, लेकिन मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि ये 77% जो लोग हैं ये एक तरीके से मौसमी बेरोजगारी के शिकार रहते हैं। मतलब कि जैसे धान की कटाई का समय है तो इनको काम मिलेगा, धान की कटाई हुई तो इनको काम नहीं मिलेगा। इसी तरह मौसम की तरीके से इनको काम मिलता है, बाकी काम नहीं मिलता है। तो कम से कम इनकी अगर मासिक आय फिक्स करने की कोशिश की जाए, अगर इनकी मौसमी जो मासिक ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रख के एक मासिक आय तय करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इनके पास तो ना विकल्प है, ना कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए लोग, ना इंश्योरेंस होता है, ना भूमि का अधिकार, मजदूर टाइप के लोग होते हैं। तो सारा फोकस इन पे करो, ये 3/4 जो लोग हैं इन पे करो। लेकिन सरकार क्या देखेगी? सरकार देखेगी कि हमारे पास ये राजकोषी जो मतलब कि हमारा राजकोष जो है वो इसको कहाँ से इतना कर पाएगा।
तो सरकार ने इस कमेटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब और इसकी जगह पे इन्होंने मतलब कि उन्हीं अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी को ध्यान में रखते हुए 2006 में मनरेगा कार्यक्रम को लॉन्च किया। मनरेगा क्या है, मतलब कितनी भी कमी हो जाए, आंतरिक कमियों के बावजूद गरीबी उन्मूलन की एक बहुत बेहतरीन रणनीति रही है। अनस्किल्ड लोगों को इसमें काम मिला, मतलब कि डेली वेजेस पे इनको काम मिला। साल के कम से कम 200 प्लस दिन काम मिलना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को एक मंथली आय, डेली की वेजेस, जो मिनिमम वेजेस एक फिक्स हो गई। तो ये गरीबी उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान मनरेगा ने दिया, जो डायरेक्ट रूप से तो अर्जुन सेन गुप्ता जिन्होंने कहा था उस तरीके से तो लागू नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से मनरेगा के थ्रू इसको लागू करने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं, ये वो समितियाँ जिनको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। 2008 में एनसी सक्सेना की रिपोर्ट। एनसी सक्सेना ने ये बताया कि जो हम कैलोरी के आधार पर जो मापन कर रहे हैं गरीबी का, वो सही नहीं है। वो सही नहीं है क्योंकि भाई देखो, कैलोरी के आधार पर आप नापोगे तो भारत का जो उत्पादन है 1950 से आप काउंट कर लो तो कुछ एक अपवाद को छोड़ के भारत का उत्पादन लगातार बढ़ा है। लोगों की कैलोरी की जो खाने पीने की क्षमता है कैलोरी की लेवल पे, वो तो बड़ी ही बड़ी है, वो बड़ी ही बड़ी है। तो आप अगर इसको बेस बनाओगे कि इससे गरीबी दूर हो, गरीबी की कैटेगरी में कोई लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये तो मतलब कि बेईमानी होगी। आप मतलब कि आज जब प्रोडक्शन बढ़ा है तो ये भी तो देखो कि गेहूं का बढ़ा, चावल का बढ़ा, लेकिन बहुत सारे दाल, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का नहीं बढ़ा है। तो आप इन सब को भी काउंट करो, और जब इनकी ज़रूरत पूरी हो रही है, सरकार कुछ अलग कार्यक्रम चला रही है और कैलोरी के बेस पर नहीं, आप प्रोटीन वाली चीज़ें ये भी देखो। और साथ में जो सरकार का मेन लक्ष्य कार्यक्रम होना चाहिए वो भारत के जो वल्नरेबल ग्रुप है, संवेदनशील लोग हैं, उनको लक्षित करो। वो लोग जो गरीब हैं उनको ध्यान में रखो और उनके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाओ। तो इनका मेन फोकस ये था कि कैलोरी के आधार पर सही नहीं है, जो वल्नरेबल ग्रुप है भारत में उनको लक्षित करो, और जब उनको लक्षित करोगे तब रियल जो गरीबी है वो दूर हो पाएगी। तो इन्होंने किसको वल्नरेबल ग्रुप में किसको रखा, इन्होंने मतलब कि रखा जैसे टीबी के मरीज हो गए, मानसिक मरीज रोगी हो गए, आदिम जनजातियाँ हो गई, जाति निरोगिता के समूह जो लोग हैं वो हो गए, कुष्ठ रोग के शिकार लोग हो गए, आवासहीन परिवार, HIV/AIDS के मरीज, ये सब जो लोग हैं ये रियल गरीब हैं, इनको ध्यान में रखा जाए और अपनी नीतियाँ बनाई जाए। लेकिन सरकार ने इनको पूर्ण रूप से मतलब कि स्वीकार नहीं किया, तो ये जो कमेटी थी ये ठंडे बस्ते में चली गई। अब देखते हैं 2010 में, देखिए 2010 में SR हासिम कमेटी का निर्माण हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि अभी तक जितनी भी कमेटियाँ आई थी उन्होंने कैलोरी को बेस बनाया, मंथली एक्सपेंडिचर को बेस बनाया, एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने की कोशिश की। लेकिन ये पहली कमेटी है जिसने अभावग्रस्तता को मतलब कि सामने केंद्र में रखा। अभावग्रस्तता कैसी भी हो सकती है, तो इसने किसको केंद्र में रखा, डिप्रीवेशन ऑफ फैमिलीज़ को केंद्र में रखा। अब देखिए जैसे जैसे भारत का औद्योगिक विकास होता गया, समृद्धि होती गई तो असमानता भी बढ़ती गई। जो आय की असमानता है वो भी बढ़ती जाएगी। समृद्धि जो होती है ये चौमुखी नहीं होती कि सबका विकास होता रहेगा। समृद्धि जब आती है तो कुछ लोगों का बहुत तेज़ी से विकास होता है, कुछ लोग बहुत तेज़ी से विकास में पीछे छूट जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें बढ़ी तो ये देखा गया कि भाई आप केवल कैलोरी को और आय मतलब कि मंथली एक्सपेंडिचर को, इन सब को बेस बना के आप गरीबी को उन्मूलन की सही रणनीति नहीं बना सकते। आप अगर अभावग्रस्तता को काउंट नहीं करेंगे, अभावग्रस्तता कैसी भी हो सकती है, सोशल अभावग्रस्तता सिर्फ पैसे की अभावग्रस्तता नहीं होती। हो सकता है कि कोई परिवार 10,000 20,000 मंथली कमा ले रहा हो, लेकिन ना उसके पास पक्का मकान हो, शौचालय की व्यवस्था ना हो, महिला शिक्षा ना हो, कुछ जो वैक्सीनेशन वाली चीज़ें होती है वो ना हो। तो इस वजह से उनका अगर ड्रॉप आउट रेशियो भी बढ़ जाता है बच्चों का, जैसे धारावी जैसी चीज़ें हैं, धारावी जैसी जगहें हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि जो वो अभावग्रस्तता के चलते गरीब हैं। न उनके पास सामाजिक रूप से अभावग्रस्त हैं वो लोग, भौतिक अवसंरचना में अभावग्रस्त है, न शौचालय है, न शिक्षा की, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो उनको केंद्र में लाया जाए, ना कि सिर्फ आप कैलोरी को, मंथली एक्सपेंडिचर को केंद्र में लाते रहो। हो सकता है वो 10,000 20,000 कमा लेता हो, लेकिन इन सब चीज़ों का उसके पास अभाव हो, तो इसको केंद्र में लाया जाए। और इसी को केंद्र में लाते हुए सरकार ने इनकी कमेटी को हाथों हाथ लिया, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह हमको करना है तो कैसे हम काउंट करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2011-12 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसकी मतलब कि कराई गई, जिसके महत्वपूर्ण घटक है वो हम देखते हैं। तो SR हासिम कमेटी
2010 में बनी, और इन्होंने ये कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में परिवार की निर्धनता को नहीं अपितु परिवार की अभावग्रस्तता को केंद्र में रखा जाए, और इसी अभावग्रस्तता को केंद्र में रखते हुए 2011-12 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई गई, जिसके घटक निम्नलिखित हैं, वो देखते हैं। देखिए, तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई, ये किसने कराई? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एमिनिटीज़, मतलब कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने करवाया, और होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इन तीनों ने मिलकर करवाया। तो इन दो, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग है, उसने सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक आंकड़े जनगणना है उसने ये करवाया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है इसने कास्ट सेंसस के आंकड़े, मतलब कि इसकी जनगणना कराई। तो इन दोनों के आंकड़े तो इन्होंने जारी कर दिए, सामाजिक आर्थिक आंकड़े तो जारी कर दिए जो जनगणना कराई, लेकिन जो कास्ट की जनगणना कराई उसके आंकड़े होम मिनिस्ट्री ने नहीं जारी किए। और अभी के जो गृह मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि हम आगे से आगे, मतलब इसके सेंसस जारी करेंगे, मतलब आंकड़े जारी करेंगे ना, आगे सेंसस करवाएंगे। तो हमको इस चीज़ के कास्ट सेंसस के आंकड़े हमको देखने को ही नहीं मिले। सबसे पहले जो कास्ट सेंसस हुई थी दोस्तों, ये 1931 में हुई थी, फर्स्ट कास्ट सेंसस, मतलब कि दलित और शोषितों को ध्यान में रख के पहली बार 1931 में हुई। उसके बाद 2011 तक कभी नहीं हुई, जो कभी जनगणना हुई नहीं, और 2011 की जनगणना जब हुई तो उसके आंकड़े 2015 में आए और उसको फिर जारी नहीं किया गया। देखिए, कास्ट सेंसस जो है दोस्तों, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई राज्य है, अगर कास्ट में देखेगा कि भाई कौन ज़्यादा गरीब है कौन नहीं गरीब है, तो जब सामने सबकी स्पष्ट रूप से दिखेगा तो उसी के हिसाब से अपनी योजना बना पाएगा, तो लक्षित लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे मतलब कुछ लोग तर्क देते हैं कि इससे सामाजिक राजनीतिक और ध्रुवीकरण बढ़ जाएगा, जातियों की जो राजनीति है जो हम ख़त्म करना चाहते हैं वो उसकी तरफ और उन्मुख हो जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों, ये इस जनगणना का, और फिर जो हमारे जो बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ की जो जातियाँ हैं, भूगोल है, इन सब की जो निर्धनता है, उनको अगर जाति जनगणना होती है तो इन सब के आंकड़े हमारे सामने आएंगे और फिर उसके हिसाब से योजनाएं बनेंगी। तो इस जनगणना से जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुई, इससे हमें ये पता चला कि 24 करोड़ परिवार हैं जो सोशियो इकोनॉमिक अभावग्रस्तता या गरीबी से ग्रसित हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर ये बताया गया कि 7 संकेतक के आधार पर यह बताया गया भारतीय जो परिवार हैं उनकी अभावग्रस्तताओं का जो मूल्यांकन है इन 7 बिंदुओं पर होना चाहिए। देखिए, भारत का जो डिकेडल जो जनगणना होती है, जो 10 की जनगणना होती है, उसको कौन कराता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो 10 की जनगणना ये करवाता है, इसमें ये नागरिक या व्यक्ति को केंद्र में रखता है, जबकि ये जो जनगणना है, सोशियो इकोनॉमिक जनगणना है, ये व्यक्ति को केंद्र में रख के परिवार को केंद्र में रखती है और उसकी अभावग्रस्तता का मूल्यांकन करती है। तो इसने ये बताया कि किनका, मतलब कि अभावग्रस्तता जब आप देखें तो परिवार का, तो किस तरीके के परिवार को इसमें काउंट करें। तो इन्होंने बताया कि परिवार जिनके पास पक्के मकान ना हो, वह परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष के बीच का कोई भी पुरुष ना हो, परिवार में मुखिया एक महिला सदस्य हो, वह परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य निःशक्त हो, वह परिवार जहाँ किसी भी प्रकार के एक भी सदस्य सशक्त ना हो, SC ST का कोई परिवार जहाँ मतलब कि 25 वर्ष से ऊपर के कोई भी सदस्य साक्षर ना हो, तो उनको काउंट करो। भूमिहीन परिवार, इनको काउंट करो। जब इनको आप काउंट करोगे तभी आपको रियल अभावग्रस्तता का पता चलेगा और उसके हिसाब से आप योजना बना सकते हैं। और फिर 2017 में देखिए, 2017 में जो सुमित बोस पैनल बनाया गया, उसने तो यहाँ तक साफ साफ कह दिया कि आगे से आप जो भी योजना कल्याण कार्यक्रम चलाएं, उनमें जो आधार बनाएं आप, वो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस हुई है उसी को बनाएं, अभावग्रस्तता को ही अपना आधार बनाएं और उसी के हिसाब से अपनी योजनाओं को बनाएं और जारी करें और लागू करें लोगों के लिए। तो ये हमने लिया दोस्तों कि भारत में जो गरीबी का जो एस्टिमेशन हुआ, आकलन हुआ, मूल्यांकन हुआ, वो शुरुआत से अब तक कैसे कैसे हुआ, ये इस वीडियो में हमने ये देख लिया। अगले वीडियो में जो इसके बचे हुए पक्ष हैं उसको कवर कर लेंगे और वो हमारा गरीबी का लास्ट वीडियो होगा, जिससे गरीबी को हम पूरी तरीके से A to Z आपको गरीबी के विषय में जानने के लिए कहीं किसी और वीडियो को, किसी और प्लेटफॉर्म को देखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।